नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन अनुवाद शिक्षण की पाठ्य योजना देखेंगे, साथ ही संस्कृत शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको भी देखेंगे। संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, इन सबको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का, और यूनिट नंबर 4 अपनी जो है वो बहुत जल्द अब ख़त्म हो जाएगी। 3-4 वीडियोज़ जिसके लगभग और बनेंगे। तो दोस्तों, इस यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 20 से 22 पार्ट जो हैं वो 22-23 पार्ट जो हैं इस यूनिट के बन जाएंगे अपने। इसके बाद जो पाँचवीं और छठी जो यूनिट है वो ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, वो जल्द ही आपकी हो जाएंगी। तो संस्कृत का सिलेबस होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद अपन साइकोलॉजी वगैरह या फिर जो है कोई अन्य सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अनुवाद शिक्षण की पाठ्य योजना की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख अंग हैं: साक्षानुवाद, चित्रांकन एवं श्यामपट्ट और सिद्धांत निरूपण यानी कि नियमीकरण। ये 3 इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। बात करें अगर टॉपिक वाइज या प्रस्तावना पाठ्य योजना किस प्रकार चलती है, सबसे पहले प्रस्तावना होती है, उसके बाद उद्देश्य कथन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसमें साक्षानुवाद होता है, सीधे अनुवाद करना, मौन वाचन किया जाता है, उसके बाद छात्रों द्वारा, फिर चित्रांकन होता है अध्यापक के द्वारा, यानी चित्रांकन कर चित्रों का अंकन किया जाता है श्यामपट्ट पर, और साथ साथ में बताया जाता है कि कौन क्या बोल रहा है, यानी कि नाटक को एक प्रकार से बोर्ड पे उकेरा जाता है। फिर काठिन्य निवारण, फिर मौखिक कार्यक्रम, मौखिक प्रश्न छात्र व अध्यापक दोनों के द्वारा इसमें होते हैं। श्यामपट्ट कार्य दोनों के द्वारा होता है, यानी कि छात्रों के द्वारा भी किया जाता है और जो है शिक्षक के द्वारा भी होता है। संशोधनम जो है अध्यापक द्वारा होता है, सामान्यकरण भी छात्र द्वारा होता है। सिद्धांत निरूपण या नियमीकरण जो होता है वो अध्यापक द्वारा इसमें होता है, और उसके बाद अभ्यास कार्य करवाया जाता है और गृह कार्य दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनुवाद शिक्षण की पाठ्य योजना कार्य करती है। अब दोस्तों देख लेते हैं अनुवाद शिक्षण के संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब स्वाभाविकता का सिद्धांत दोस्तों क्या है, देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रमुखतः 4 कौशलों पर ध्यान दिया जाता है: श्रवण कौशल, पठन कौशल, बोलने का कौशल और लिखने का कौशल। इन चारों कौशलों पर ध्यान दिया जाता है। उपयुक्त चारों कौशलों को ज्ञात करने के लिए प्रथम स्थिति में सुनना व समझना, द्वितीय स्थिति में उच्चारण करना तथा तृतीय में पढ़ना एवं लिखना स्वाभाविक क्रम है। संस्कृत अध्यापक को कक्ष की परिस्थिति, शुद्ध उच्चारण, लेखन व संशोधन के प्रति सक्रियता बरतनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में योग्य संस्कृत अध्यापक में मधुर व्यवहार के साथ भाषा का विशुद्ध ज्ञान होना अनिवार्य है। शुद्ध एवं स्वच्छ उच्चारण के द्वारा सहने छात्र स्वतः अभ्यस्त हो जाएंगे। यानी कि स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, सबसे पहले जैसे अपन जानते हैं कि 4 अपने कौशल हैं: श्रवण, पठन, बोलने का कौशल और लिखने का कौशल। तो इनको चारों को स्वाभाविक क्रम से ही जो है करवाया जाना चाहिए, तभी बच्चा जो है संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। तो यह है स्वाभाविकता का सिद्धांत, और अध्यापक का स्वभाव भी मधुर होना चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में क्या दोस्तों, किसी भाषा को पढ़ने के लिए छात्र का मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। इस कारण कक्षा अध्ययन के समय पाठ्य योजना में पाठोत्थान शीर्षक को महत्व दिया जाता है। चूँकि संस्कृत भाषा वर्तमान में बोलचाल की भाषा नहीं है, तो संस्कृत भाषा में रुचि उत्पन्न करना तथा संस्कृत पढ़ने हेतु छात्रों का मानस बनाना संस्कृत अध्यापक का परम दायित्व होता है। इसके लिए आकर्षक तथा ज्ञानवर्धक सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाना भी नितांत आवश्यक है। यानी कि रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट को अपन अगर पढ़ते हैं तो मानसिक रूप से भी उसके लिए अपने को तैयार होना पड़ता है। कोई भी कार्य हो, मानसिक रूप से अपने को तैयार होना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो आपके लिए डेली बनाता हूँ, तो डेली मुझे मानसिक रूप से तैयार जरूर होना पड़ता है कि आज अपने को ये पढ़ाना और ऐसे अपन इसको पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छा जो है पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है रुचि का सिद्धांत, और बच्चों में कैसे रुचि उत्पन्न की जाए उसी चीज़ के बारे में यहाँ बोला गया है। कोई भी दृश्य सर्वे साधन का अपन उपयोग उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है अभ्यास, आवृत्ति एवं प्रयोग का सिद्धांत।
यानी कि भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए अभ्यास एवं आवृत्ति के साथ साथ प्रयोग होना भी अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। अभ्यास अपन ने कक्षा में कर लिया, आवृत्ति भी कर ली, लेकिन उसका प्रयोग जब तक अपन दैनिक जीवन में नहीं करेंगे अपन भाषा को नहीं सीख पाएंगे। संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, अतः इसके लिए पुनः अभ्यास की और भी अधिक जो आवश्यकता है। अभ्यास मौखिक एवं लिखित दोनों रूप से करना चाहिए। संस्कृत की अनेक ध्वनियाँ यथा री, स, झ, छ आदि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण तथा लेखन बिना अभ्यास के कठिन है। संस्कृत व्याकरण में शब्द धातु आदि का शुद्ध प्रयोग करने के लिए बार बार आवर्ती वाक्य गठन करना, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति करना परम आवश्यक है। वर्तमान में संस्कृत व्याकरण रचना एवं अनुवाद शिक्षण के लिए आगमन से निगमन की ओर जाने पर बल दिया जाता है, अतः कक्षा अध्यापन में अध्यापक को इस सिद्धांत द्वारा पाठ्य पुस्तक के साथ साथ संस्कृत भाषा के नियमों से भी विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहिए। यानी कि इसमें दोस्तों बोला यही गया है कि अभ्यास जो है वो हर चीज़ को सीखने के लिए आवश्यक है। अभ्यास और आवृत्ति दोनों एक ही चीज़ है लगभग। आवर्ती यानी दोहराना किसी चीज़ को, अभ्यास भी वही है। उसका प्रयोग करना, जब तक अपन प्रयोग नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग अपन शुरू करते हैं, मान लीजिए अपने को इंग्लिश बहुत ही बढ़िया लिखनी आती है, समझ भी सकते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उसका अपन ने प्रयोग नहीं किया बोलने में अपने दैनिक जीवन में। और इंग्लिश स्पीकिंग में अपने को बोलने के ऊपर बल दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा का सामान्य बोलचाल में, जो है तभी अपनी इंग्लिश जो है वो सुधर पाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र का कक्षा में क्रियाशील होना आवश्यक है। कक्षा में बैठे हुए छात्र का अध्यापक के द्वारा समझाए गए विषय को ध्यानपूर्वक सुनना, मन में आए संदेह को पूछना तथा विचार विमर्श करना क्रियाशीलता का ही अंग है। अतः संस्कृत अध्यापक का दायित्व है कि ऐसी संस्कृत विधियों को व्यवहार में लाए जिनमें विद्यार्थी अधिक सक्रिय रह सकें। संस्कृत व्याकरण जैसे क्लिष्ट विषय के लिए स्तरानुसार उदाहरण प्रस्तुत कर नियम निकलवाना तथा उन्हें अन्य उदाहरण देने के लिए प्रेरित करना क्रियाशीलता की सिद्धांत है। दोस्तों, क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वो क्रियाशील बने कक्षा में। यानी कि शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चा बीच में हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर करे, एक हाथ ऊपर करे तो शिक्षक उसको पूछे बोलो बेटा क्या बात है, तो वो पूछे प्रश्न कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, गुरुजी ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई। इस प्रकार यानी कि बच्चा क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाने वाला होना चाहिए कक्षा में। अगर ऐसा विद्यार्थी अपन बना पाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता के झंडे जरूर गाड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपना सिद्धांत है वो है अनुपात तथा कर्म का सिद्धांत। अनुपात का अर्थ है संस्कृत शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों को उचित मात्रा में पूरा किया जाए तथा भाषा के समस्त पक्षों की ओर ध्यान देते हुए अभिष्ट परिणाम लिया जाए। कर्म अथवा वर्गीकरण का तात्पर्य है कि प्रत्येक अवस्था में ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर छात्रों को ले जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान देते हुए शिक्षण किया जाए। संस्कृत शिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। दोस्तों, अनुपात का सिद्धांत क्या है कि जो निर्धारित उद्देश्य अपने संस्कृत शिक्षण के हैं वो अपने को प्राप्त हों। और कर्म का सिद्धांत क्या है कि सरल से कठिन की ओर हमेशा चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से समझ पाए। अब दोस्तों देख लेते हैं संस्कृत शिक्षण के प्रमुख बिंदु कौन कौन से। एक तो है मौखिक कार्य, एक अध्ययन कार्य गद्य अथवा पद में, और व्याकरण यानी भाषा तत्व का ज्ञान के लिए, और रचना कार्य मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के लिए जो है आवश्यक है। नेक्स्ट अपना सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा को होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अभिप्रेरित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कक्ष में कुछ शिक्षार्थी अपने शब्दों, कार्यों तथा व्यवहारों से यह प्रकट करते हैं कि वे उद्देश्यों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे अभिप्रेरित हैं। किंतु जो प्रयास नहीं कर रहे हैं उन्हें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है तथा यहाँ अभिप्रेरणा का सिद्धांत लागू होता है। कुछ बच्चे तो अपने आप से पढ़ लेते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाते, तो उनको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक है, संस्कृत अध्यापक को चाहिए कि छात्र को अभिप्रेरणा देने के लिए उसके स्वाभिमान को महत्व दें तथा व्यक्तित्व का आदर करें।
उसके द्वारा की गई त्रुटियों को सहानुभूति एवं संदेह के साथ संशोधित करें। छात्र को संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा देने के लिए नए पाठ को पूर्व ज्ञान से संबंध कर पढ़ाएं। यानी कि बच्चे को डराए नहीं, धमकाए नहीं। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो डराना धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जो कमियां हैं उसको आराम से उसको समझाना चाहिए और पुराने पाठ से जोड़ करके नए पाठ को पढ़ाया अगर जाए तो वो बच्चा सुधर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो व्यक्तित्व है, अगर वो झगड़ालू बच्चा है तो उसके उस व्यवहार को भी जो है आदर देना चाहिए और आराम से उसको समझाना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से समझ पाए और उस चीज़ से बाहर निकल के पढ़ने लग जाए। तो ये दोस्तों आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नेक्स्ट अपना सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं कि एक कक्षा में इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो वो क्या कहता है कि कक्षा के सभी छात्रों की भाषाई योग्यता समान नहीं होती। प्रत्येक पूर्व ज्ञान, मानसिक प्रतिभा तथा चारित्रिक गुणों की दृष्टि से पृथक पृथक होता है। कक्षा में मंदबुद्धि, औसत बुद्धि, प्रखर बुद्धि के बालकों को उचित जो निर्देश दिए जाएं तथा इस बात का ध्यान रहे कि प्रतिभाशाली बालकों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे एवं मंदबुद्धि और न पिछड़े जाएं, अर्थात शिक्षण करते समय व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखें। यानी कि इस प्रकार से जो है शिक्षक को कक्षा में पढ़ाना चाहिए ताकि जो प्रखर बुद्धि वाले, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आगे बढ़ते रहें, लेकिन इस प्रकार से भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो तो आगे बढ़ते रहें और जो मंद बुद्धि बालक हैं वो पिछड़ते ही चले जाएं। यानी मंद बुद्धि बालकों को भी साथ में लेकर के चलना है अपने को, इस प्रकार से अपने को पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपना लास्ट है समवाय का सिद्धांत। शिक्षण के समय अध्यापक विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अन्य विषयों को प्रासंगिक रूप से उपयोग करता है ताकि छात्र विषय को भली भांति ग्रहण कर सके। संस्कृत हमारी मातृभाषा नहीं है, अतः संस्कृत भाषा शिक्षण में मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक अध्यापन करना श्रेयस्कर है। उदाहरणार्थ संस्कृत लिंग, वचन एवं लकारों को स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा की सहायता लेना ही अधिक लाभप्रद होगा। ऐतिहासिक घटनाओं को स्पष्ट करने हेतु भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना भी लाभप्रद होगा। इसी प्रकार संस्कृत अनुवाद एवं रचना की आधारशिला तो त्रिभाषा ही है। साथ ही रूप, तत्व तथा वाक्य गठन को मातृभाषा एवं अन्य भाषा के तुलनात्मक अध्ययन एवं प्रयोग द्वारा सहज जाना जा सकता है। जैसे अन्य पुरुष एवं एक वचन के प्रयोग हेतु वाक्य रचना इस प्रकार होगी। संस्कृत में गच्छति का हिंदी में वह जाता है होगा। इसी प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है जबकि हिंदी विश्लिष्ट, यानी कि संस्कृत जो वो संश्लेषणात्मक भाषा है जबकि हिंदी एक विश्लेषणात्मक भाषा मानी जाती है। संश्लेषणात्मक कैसे दोस्तों? जैसे गच्छति एक शब्द से अपने को पता चल गया कि इसका अर्थ क्या है, वह जाता है, जबकि हिंदी में वह जाता है पूरा वाक्य है, तो एक विश्लेषणात्मक भाषा है, जबकि संश्लेषणात्मक भाषा है आपकी संस्कृत भाषा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। समवाय का सिद्धांत यही कहता है कि दूसरे विषयों के साथ दूसरे विषय के साथ जोड़ करके किसी विषय को पढ़ाना जो है वो समवाय के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है, तुलना करके पढ़ा देना। तो दोस्तों ये थे आपके संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितने ज़्यादा उसके उतने ज़्यादा कमेंट करें। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।